Hello to everyone and welcome to PW Only IES. So in the previous class, we were discussing about the idea related to plate tectonic theory. आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वोल्केनिज्म के बारे में, क्योंकि ये वोल्केनिज्म का वो सिनेरियो है जहां पे जब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कॉन्टिनेंट ओशियन कन्वर्जेंस पढ़ते हैं या ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस पढ़ते हैं तो वहां से बहुत सारी वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, मैग्मा का बाहर आना और उसके साथ साथ लैंडफॉर्म्स बनाना। ये सब चीजें हमने प्लेट टेक्टोनिक में देखी। बट आज के इस लेक्चर में हम वोल्केनिज्म को थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले, व्हाट एग्जैक्टली दिस फिनोमिना इज और कितने टाइप के वोल्केनिक एक्टिविटीज और लैंडफॉर्म्स बनते हैं। दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस लेक्चर। तो प्राइमरीली व्हेन वी स्टार्ट व्हाट एग्जैक्टली दिस वोल्केनिज्म इज, तो इसमें एक सबसे बड़ी चीज है जो लोगों के मन में एक डिफरेंस क्रिएट करती है, वो ये है कि वोल्केनिज्म जो ये वर्ड है, दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम रोमन माइथोलॉजी और जो वर्ड है दैट इज वल्कन। वल्कन का मतलब होता है गॉड ऑफ फायर। इस गॉड ऑफ फायर यानी कि वल्कन से दिस वर्ड वोल्केनिज्म केम इनटू पिक्चर। इसका मतलब यह है कि जो वोल्केनिज्म है अगर रोमन माइथोलॉजी से आया है तो आपको वहां पे बहुत सारी वोल्केनिक एक्टिविटीज दिखाई देंगी। यानी कि जो मेडिटेरेनियन सी का रीजन है जहां पे इटली के अंदर बहुत सारे वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, इस कारण से उसी रीजन से इसका नाम डिराइव किया गया। बट यहां पे साइमल्टेनियसली हमें यह भी ध्यान रखना है, देयर इज वन मोर वर्ड वी कम अक्रॉस इज द वोल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनिक एक्टिविटी, जो वोल्केनिक एक्टिविटी है ये एक सब पार्ट होता है वोल्केनिज्म का, क्योंकि वोल्केनिज्म जो है वो एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, बहुत ही ब्रॉड टर्म है और उसका एक भाग होता है वोल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनिक एक्टिविटी का मतलब है अ वेंट और एन ओपनिंग, वेंट और एन ओपनिंग थ्रू विच मैग्मा इरप्ट्स आउट। ओपनिंग जिससे क्या होता है, मैग्मा का इरप्शन होता है, मैग्मा बाहर आता है, उस प्रोसेस को हम वोल्केनिक एक्टिविटी कहते हैं। यानी कि जब भी हम मैग्मा का फॉर्मेशन देखते हैं, उसके बाद जब वो मैग्मा किसी एक स्पेस से, किसी एक ओपनिंग से बाहर आता है, इस एक ओपनिंग से बाहर आता है, इस प्रोसेस को हम वोल्केनिक एक्टिविटी बोलते हैं। यानी कि वोल्केनिज्म का जो एक्सप्रेशन है वो किस रूप में होता है, वोल्केनिज्म का एक्सप्रेशन होता है वोल्केनिक एक्टिविटी के रूप में। बट फिर वोल्केनिज्म क्या है? वोल्केनिज्म एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर कुछ स्टेप्स आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले होता है फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा। यानी कि जब भी आप मैग्मा देखेंगे तब उस मैग्मा का फॉर्मेशन कैसे हुआ। उस मैग्मा के फॉर्मेशन में हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ में एक जानकारी हासिल की थी कि जब रेडियो एक्टिव डिके होता है, जब भी रेडियो एक्टिव डिके होता है तब उसके कारण जो हीट है वो रिलीज होती है। एंड सेकेंडली, जो अभी प्राइमोर्डियल हीट है हमारी धरती के अंदर, उस हीट का, वो जो प्राइमोर्डियल हीट है, उस हीट की वजह से जो रॉक्स मेल्ट हो जाती हैं, उसकी वजह से मैग्मा का फॉर्मेशन होता है। मैग्मा के फॉर्मेशन के बाद द सेकंड नंबर स्टेप इज द कन्वेक्शन करंट्स। ये भी हमने देखा था कन्वेक्शन करंट थ्योरी के अंदर कि कन्वेक्शन करंट्स के कारण इस मैग्मा की क्या होती है, राइजिंग होती है। मैग्मा क्या होता है, राइज करता है। और कन्वेक्शन करंट के बाद जब ये मैग्मा राइज करता है, देन दिस मैग्मा विल कम आउट, दैट मैग्मा विल कम आउट थ्रू द वेंट और एन ओपनिंग। यानी कि जब ओपनिंग और वेंट से ये मैग्मा बाहर आएगा तब इसको हम क्या बोलेंगे, इरप्शन ऑफ मैग्मा। इरप्शन ऑफ मैग्मा। और क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो इरप्शन ऑफ मैग्मा है, दिस इज नथिंग बट वी कॉल इट एज वोल्केनिक एक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है, इसे ही हमने क्या बोला, वोल्केनिक एक्टिविटी बोला। यानी कि ये जो वोल्केनिक एक्टिविटी है ये किसका सब पार्ट हुआ, वोल्केनिज्म का सब पार्ट हुआ। अब इरप्शन ऑफ मैग्मा के बाद जब ये मैग्मा बाहर आएगा, क्या इस मैग्मा के कारण कुछ लैंडफॉर्म्स बनेंगे? बिल्कुल सही बात है, सॉलिडिफिकेशन होगा इस मैग्मा का। जब इस मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन होगा तब इस सॉलिडिफिकेशन के कारण
सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, इसके कारण क्या बनेंगे, लैंड फॉर्म्स बनेंगे। और ये जो लैंड फॉर्म्स हैं वही हमने आज पढ़ने भी हैं। अगर ये आपको प्रोसेस पता है कि वोल्केनिज्म का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा ड्यू टू द रेडियो एक्टिव डिके एंड प्राइमोर्डियल हीट, देन राइजिंग ऑफ मैग्मा ड्यू टू कन्वेक्शन करंट्स एंड साइमल्टेनियसली इरप्शन ऑफ मैग्मा इन द फॉर्म ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी and solidification of magma to give rise to the formation of certain landforms. This entire process, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं हम वोल्केनिज्म। तो क्या वोल्केनिक एक्टिविटी वोल्केनिज्म का एक सब पार्ट है? यस। तो अभी तक हमने इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हासिल कर ली है। दिस ऑल्सो वी हैव रेड। तो इस चैप्टर का जो मेजर कंसंट्रेशन होगा वो पॉइंट नंबर सी, डी और ई में आपको दिखाई देगा। इरप्शन ऑफ मैग्मा से, देन सॉलिडिफिकेशन एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वोल्केनिक एक्टिविटी की बात करें। जब भी हम वोल्केनिक एक्टिविटी की बात करते हैं तब हमें एक चीज को ध्यान रखना है, वो ये है कि अगर मान लीजिए दिस वाज अ लिथोस्फेरिक प्लेट, अगर ये एक लिथोस्फेरिक प्लेट है तो इस लिथोस्फेरिक प्लेट से मैग्मा राइज करके, मैग्मा इज राइजिंग एंड दिस मैग्मा इज ट्राइंग टू कम आउट, और ये मैग्मा बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही ये बाहर आएगा तब उससे पहले उस मैग्मा को यहां पे जो लिथोस्फेरिक प्लेट है, इस लिथोस्फेरिक प्लेट को क्या करना पड़ेगा, रप्चर करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तभी तो मैग्मा बाहर आ पाएगा। और मैग्मा के अंदर आप इस इंटीरियर के अंदर आप देखते हैं कि बहुत सारी गैसेस भी तो शामिल हैं। तो जब भी वोल्केनिक एक्टिविटी होगी, आज तक तो हम यही पढ़ते आए कि वोल्केनिक एक्टिविटी के दरमियान सिर्फ मैग्मा बाहर आता है। नो, वी आर थोरली रॉन्ग हेयर, हम कंप्लीटली गलत हैं। यहां पे इस वोल्केनिक एक्टिविटी के दरमियान तीन चीजें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वोल्केनो के नाम से जानते हैं। ये वोल्केनिक एक्टिविटी या वोल्केनो जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी जब आप देखेंगे तब आपको एहसास होगा कि यस, दिस इज समथिंग विच विल गिव यू सम गुड एस्पेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इस वोल्केनिक एक्टिविटी में क्या क्या शामिल होता है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सबसे पहले तो इस वोल्केनिक एक्टिविटी से कुछ गैसेस बाहर आती हैं। उन गैसेस के अंदर सबसे पहले आपको दिखाई देगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, देन यू विल सी कार्बन डाइऑक्साइड, सम अमाउंट ऑफ मीथेन, देन कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, then you will see the amount of sulfur oxide, nitrogen oxide, some amount of helium, right, etc etc। बहुत सारी गैसेस यहां से क्या होती हैं, बाहर आती हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि वोल्केनिज्म के इंपैक्ट क्या होंगे, तब आप बहुत आसानी से केटर कर सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉक्स और नॉक्स, ये तीनों पॉल्यूटेंट्स हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉल्यूटेंट की तरह एक्ट करता है। सॉक्स और नॉक्स की वजह से एसिड रेनफॉल होती है, एसिड रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन एक ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है ना। तो यहां से आपको 3 पॉइंट बहुत ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। गैसेस के बाद आप खुद समझे, इस पूरी की पूरी जो लिथोस्फेरिक प्लेट है इसको रप्चर किया जाएगा। जब ये प्लेट टूटेगी तो इसके टूटे हुए भाग क्या होंगे, बाहर आएंगे। उन भागों को बोला जाता है पायरोक्लास्टिक मटेरियल और पायरोक्लास्टिक डेब्री। पायरोक्लास्टिक मटेरियल और पायरोक्लास्टिक डेब्री, पायरोक्लास्टिक डेब्री का मतलब है यहां पे बाहर आएंगे कुछ वोल्केनिक एशेस, यानी कि कुछ ऐश, कुछ वोल्केनिक डस्ट, है ना, कुछ छोटे छोटे ग्रेवल्स, स्टोन्स, पेबल्स, टेफ्रा, है ना, टेफ्रा, पेबल्स, ये सब क्या होंगे, इस वोल्केनिक एक्टिविटी के दरमियान आपके एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होंगे। एंड थर्ड, फिर कौन बाहर आएगा, फिर बाहर आएगा फाइनली मैग्मा, फिर बाहर आएगा फाइनली मैग्मा।
ठीक है, तो अब हम वन बाय वन वोल्केनिज्म के इंपैक्ट भी पढ़ते जाएंगे ताकि जो लास्ट की स्लाइड्स हैं वो पहले ही कवर हो जाएं, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका है समझने का। अगर आप चीजों को रटने लगेंगे तो यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर थिंग्स क्लियरली, बट देयर इज अ पैटर्न अप्रोच। वो पैटर्न अप्रोच ये कहती है कि जब भी मुझे वोल्केनिज्म के इंपैक्ट को समझना है तो मुझे एक चीज जाननी है, वो ये कि इसके भाग क्या क्या हैं। मैंने देखा इसके भाग गैसेस के रूप में दिखाई देते हैं, पायरोक्लास्टिक डेब्री और इसके बाद मैग्मा। और मैग्मा जो है, इस मैग्मा के सॉलिडिफाई होने से क्या बनेगा, इसके सॉलिडिफिकेशन से बनेगा कोई एक लैंडफॉर्म। और मुझे यह भी पता है कि मैग्मा के अंदर होते हैं बहुत सारे मिनरल्स। और अब एक बात बताओ ध्यान से सोच समझ के कि जब भी मैं इस वोल्केनिक एक्टिविटी को देखता हूं तब इससे देख के मुझे क्या एक इंपैक्ट के रूप में बहुत सारे पॉइंट्स नहीं दिखाई देंगे। जैसे कि अगर मैं इंपैक्ट्स बताता हूं आपको, तो सबसे पहले इंपैक्ट के रूप में मुझे दिखाई देता है जो गैसेस एमिशन है, उस गैसेस के एमिशन में कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज अ पॉल्यूटेंट। ये एक्ट करती है एक पॉल्यूटेंट के रूप में, ये इसका क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट है। देन सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेनफॉल। एंड दिस एसिड रेन, अगर आपने ताजमहल के बारे में सुना है तो आपको मालूम होगा कि उसका कलर क्या होता जा रहा है, येलोइश, जिसका मेजर कारण है ये एसिड रेनफॉल। इसे बोला जाता है मार्बल कैंसर, राइट। मार्बल जो है उसका, उसे कैंसर हो रहा है। दिस इज सेकेंड इंपैक्ट। थर्ड, अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी जो गैसेस हैं, इसकी वजह से ये जो ग्रीन हाउस गैसेस बनती हैं, ये लॉन्ग टर्म के अंदर ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। तो 3 पॉइंट मैंने बहुत आसानी से जनरेट कर लिए यहां पे। चौथा, आप ये देखो कि जब भी पायरोक्लास्टिक डेब्री छोटे छोटे एशेस, डस्ट पार्टिकल्स आएंगे तो क्या अमाउंट ऑफ एरोसोल्स विल इंक्रीज। बिल्कुल सही बात है, जो एरोसोल्स हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ये भी क्या हो जाएंगे, ये इंक्रीज हो जाएंगे। इसका मतलब ये है, अमाउंट ऑफ एरोसोल्स इंक्रीज होने का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर इंक्रीज हो जाना, तो वहां का एयर क्वालिटी क्या होगा, डिटेरियोरेट करने लगेगा, कम होने लगेगा। बट उसके साथ साथ आपने यह भी देखा कि यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट गैस दैट इज वाटर वेपर भी है। और जब भी ये वोल्केनिक एक्टिविटी होगी, इस वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण जो हमारा मैग्मा है, उस मैग्मा के आने से पहले जब पायरोक्लास्टिक डेब्री और ऐश और डस्ट पूरा का पूरा ये एटमॉस्फेयर को कवर कर लेंगे, उस एटमॉस्फेयर को कवर करने के कारण जो इंसोलेशन है, क्या वो इंसोलेशन हिंडर होगी? बिल्कुल सही बात है। इंसोलेशन यानी कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो सनलाइट है, वो क्या होगी, कम होगी। तो क्या शॉर्ट टर्म इंपैक्ट में आप यहां पे देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म इंपैक्ट के अंदर यहां पे कंपैरेटिवली टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उस रीजन का टेम्परेचर कुछ दिनों तक कम हो जाएगा क्योंकि सनलाइट नहीं आ पा रही। ऐसा आपने अभी दिल्ली में भी देखा होगा, जब स्मॉग थी और सूरज जब नहीं निकला तो उन दिनों अचानक से ठंड बढ़ गई। बट लेटर ऑन स्टेज में लॉन्ग टर्म इंपैक्ट के रूप में तो ये ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, क्योंकि वहां पे ग्रीन हाउस गैसेस अपना रोल प्ले करेंगे। बट जब टेम्परेचर कम होगा, वाटर वेपर की प्रेजेंस है, एरोसोल्स यहां पे है, तो क्या इट माइट लीड टू रेनफॉल? यस, माइट लीड टू दी रेनफॉल एज वेल। तो यहां से कंडेंसेशन होकर रेनफॉल भी हो सकती है। चलिए, ये भी समझ में आ गया। इसके बारे में आपको लार्जली पता लग जाएगा जब हम एटमॉस्फेयर की शुरुआत करेंगे, तो यू विल गेट टू नो द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। देन लास्टली एक और चीज है, जब भी मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन हुआ तो क्या लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है? बिल्कुल सही बात है सर, लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। इन लैंडफॉर्म्स के अंदर आपको बहुत सारे मिनरल्स की प्रेजेंस दिखाई देती है। तो जो मिनरल्स हैं, जो ओर्स हैं, उनका एक्सट्रैक्शन आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहां पे जो बनने वाली सॉइल होगी,
वो भी क्या होगी, वोल्केनिक सॉइल है तो वो भी क्या होगी, फर्टाइल होगी। तो इससे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी की जा सकती हैं। तो अब देखो, समझना, सोचना, याद रखना कितना आसान है। मैं स्टेप बाय स्टेप मैनर में गया और सबके इंपैक्ट को मैंने डिस्कस कर लिया। तो दिस इज द इंपैक्ट ऑफ वोल्केनो। जो लास्ट की 5-6 स्लाइड्स हैं वो कवर हो गई हैं पहले ही। अभी जो मैंने पढ़ा वो है कि गैसेस, इन गैसेस के बाद हमारे पास पायरोक्लास्टिक डेब्री एंड देन वी हैव मैग्मा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि जो ये मैग्मा है, इस मैग्मा के और इस मैग्मा के निकलने का कारण क्या है और ये वोल्केनिक एक्टिविटी आखिर हो क्यों रही है। अब इस वोल्केनिक एक्टिविटी का कारण क्या है, इसको भी मैं इसी स्लाइड पे इनकलकेट करने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा ध्यान से समझने की, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं कह रहा हूं जो ये वोल्केनिक एक्टिविटी है, दिस वोल्केनिक एक्टिविटी इज लार्जली ड्यू टू सर्टेन रीजन्स। वो है प्लेट टेक्टोनिक्स का रीजन। प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर हमने 2-3 चीजें पढ़ी हैं जिसको आप यहां पे बहुत अच्छे से समराइज कर सकते हैं। आप खुद जानेंगे, जो भी हॉट स्पॉट्स होते हैं वहां से क्या मैग्मा बाहर आता है? बिल्कुल सही बात है सर, हॉट स्पॉट से भी मैग्मा बाहर आता है। सेकंड, अगर हम बात करें यहां पे हॉटस्पॉट के अलावा, जब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री थी तब उस डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के अंदर भी मैग्मा का इरप्शन आपको दिखाई देता है। जो हमने साइबेरियन प्लेटू और इन प्लेटू के, जैसे कि भारत का इंडियन डेक्कन लावा प्लेटू देखा, वो सारा का सारा किसकी वजह से है? इसी वजह से है, राइट। तो ये भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद डाइवर्जेंट प्लेट के बाद जब भी कॉन्टिनेंट ओशियन कन्वर्जेंस होगा तब क्या वोल्केनिक एक्टिविटी होती है? बिल्कुल सही बात है सर, होती है। जब ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस होता है तब क्या वोल्केनिक एक्टिविटी है? बिल्कुल यस, वोल्केनिक एक्टिविटी दिखाई देती है। कॉन्टिनेंट ओशियन कन्वर्जेंस में आपको कैटोपाक्सी, चिम्बराजो, ये सारी जगहों पे एंडीज के अंदर क्या दिखेंगे? वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। और उसके साथ साथ ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस में जापान, इंडोनेशिया एंड मोर ओवर, जापान इंडोनेशिया के साथ साथ और उसके साथ साथ कैरेबियन आइलैंड्स, कैरेबियन आइलैंड के साथ साथ फिलीपाइंस, ये ऐसे रीजन बनते हैं जहां पे वोल्केनिक एक्टिविटी प्रोमिनेंट हो जाती है। फेयर एनफ, डन हो गया। इसके बाद ये तो पता लग गया कि इसका जो वोल्केनिक एक्टिविटी होने का कॉज क्या है, कॉज क्या है ये भी हमें समझ में आ गया, और क्या होता है ये भी हमें पता लग गया। एंड देन वोल्केनिक एक्टिविटी के कॉज के बाद इसका आता है डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपको कहां कहां पे ये पूरा का पूरा वोल्केनिक एक्टिविटी का डेवलपमेंट दिखाई देगा। इसके डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मैं बात करता हूं तो दुनिया के 2/3 ऑफ वोल्केनो, वर्ल्ड्स 2/3 वोल्केनो जो है वो एक रीजन में लाई करते हैं, दैट इज पैसिफिक ओशियन। 2/3 वोल्केनो जो है, 2/3 वोल्केनो, 2/3 वोल्केनो जो है वो क्या हो, कहां पे लाई करते हैं? दैट इज इन पैसिफिक ओशियन, और इसे बोला जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इसे हम क्या बोलते हैं? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। देन कुछ वोल्केनो आपको मिड ओशियनिक रिजेस के रूप में दिखाई देंगे इनसाइड दी ओशियंस। कुछ वोल्केनो आपको दिखाई देंगे मेडिटेरेनियन सी के अंदर, जहां से ये नाम एमर्ज हुआ है, जहां से ये नाम एमर्ज हुआ है। दीज आर दी 3 मेजर प्लेसेस जहां पे आपको इस वोल्केनिक एक्टिविटी का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाई देगा। नाउ सरकम पैसिफिक रिंग और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है, इसका भी एक डायग्राम हम यहां पे समझ लेते हैं ताकि इट विल बी इजी फॉर अस टू नो एंड अबाउट दीज एंटायर रीजन्स। यहां पे दिस इज what we call as Indonesian islands. Then we have Philippines here. Then we have Japanese islands here. And these Indonesian islands के बाद you have here some islands. ठीक है, ये रीजन हो गया। इसके बाद जापानीज आइलैंड के साथ साथ जो फिलीपाइंस आइलैंड्स हैं वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। दीज आर दी फिलीपाइन आइलैंड्स। ठीक है,
Then here you have ऑस्ट्रेलिया, then New Zealand. ऑस्ट्रेलिया के बाद you have here Tasmania and here you have New Zealand. Then in this region you have is नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट होता हुआ साउथ अमेरिका, एंड दिस इज द पैसिफिक ओशन, दिस इज द पैसिफिक ओशन। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि कौन से ऐसे रीजन्स हैं जहां पे वोल्केनिक एक्टिविटी मिलती है। सबसे पहले दीज आर दी रॉकी माउंटेन्स, यहां पे आपको वोल्केनिक एक्टिविटी मिलेगी। दीज आर दी एंडीज माउंटेन्स, हेयर ऑल्सो यू विल सी दी वोल्केनिक एक्टिविटी, हेयर ऑल्सो यू विल सी दी वोल्केनिक एक्टिविटी। यहां पे वोल्केनिक एक्टिविटी है, इस रीजन में है क्योंकि ये इंडोनेशियन जैपनीज आइलैंड्स हैं। हेयर न्यूजीलैंड के पास आपको वोल्केनिक एक्टिविटी दिखाई देती है। इस वजह से ये पूरा रीजन जो है, दिस रीजन इज मार्क्ड विद, this region is known as a region with 2/3 of volcanic activities of the world, and this is termed as Pacific Ring of Fire. इसे ही बोला जाता है Pacific Ring of Fire, a horseshoe shape, Pacific Ring of Fire horseshoe shape है, और इस horseshoe shape के अंदर, इस शेप के अंदर आपको डिफरेंट जगहों पे वोल्केनिक एक्टिविटीज दिखाई देंगी। जो मैं ये माउंट्स बना रहा हूं, दीज आर दी वोल्केनिक माउंट्स है। यहां पे आपको वोल्केनिक माउंट्स दिखाई देंगे, यहां पे आपको कुछ ट्रेंचेस दिखाई देंगी, यहां पे आपको कुछ ट्रेंचेस दिखाई देंगी, जैसे कि सुंडा ट्रेंच, जैसे कि मिंडनाओ ट्रेंच, है ना, मिंडनाओ ट्रेंच, उसके साथ साथ मेरियाना ट्रेंच। देन यहाँ पे कुछ माउंट्स दिखाई देंगे, जैसे कि आपको इस रीजन में दिखाई देगा माउंट कारकातोआ। ये जो है दिस इज अ वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो, राइट। हियर यू विल हैव टोंगा ट्रेंच, देन यू विल हैव वन पीक हियर दैट इज माउंट कुक। So this is something we call as the distribution. यहाँ पे माउंट रेनियर, माउंट हुड, माउंट शास्ता, देन चिम्बराजो, कैटोपाक्सी, है ना, then Aconcagua, Ojos del Salado and Aconcagua. So this is the Pacific Ring of Fire, 2/3 of world's volcano, 2/3 of world's volcano. हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर, दैट इज द टाइप्स ऑफ मैग्मा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ मैग्मा हियर, जहां पे आपको मैग्मा के दो रूप दिखाई देते हैं। जो मैग्मा है इसे क्लासिफाई किया जाता है दो भागों में, एंड दिस क्लासिफिकेशन इज समथिंग, ये जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन को हमें ध्यान से समझना है। इस क्लासिफिकेशन के अंदर आपको दो तरीके के मैग्मा दिखाई देंगे। वन वी कॉल एज द एसिडिक मैग्मा, सेकेंड वी कॉल एज द बेसिक मैग्मा। बेसिक मैग्मा आपको जब मैंने क्लासेस के अंदर रॉक्स पढ़ाया था तब उसमें मैंने बोला है फेल्सिक, इंटरमीडिएट, माफिक, अल्ट्रामाफिक। तो ये जो एसिडिक मैग्मा है, दिस इज कंपैरेटिवली हैविंग हाई सिलिका कंटेंट। इसके अंदर जो सिलिका का कंटेंट है वो कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा है। सिलिका का कंटेंट, हाई सिलिका कंटेंट अगर यहाँ पे इसमें ज्यादा दिखाई देगा, हाई सिलिका कंटेंट, हाई सिलिका कंटेंट, क्योंकि सिलिका बहुत ही लाइट कलर की है, इसीलिए ये जो मैग्मा है ये भी बहुत ही लाइट कलर का होता है। सिलिका की एक प्रॉपर्टी है कि ये बहुत सारे बॉन्ड्स बनाती है, पॉलीमराइजेशन के लिए बहुत ही फेमस है। पॉलीमर्स मतलब एक से बढ़कर एक जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अटैच होते रहते हैं, और जितनी लंबी चेन बनती रहती है उतना मुश्किल उसे तोड़ना हो जाता है बाय गिविंग दी हीट। इसी कारण से यहां पे जो मेल्टिंग पॉइंट है, द मेल्टिंग पॉइंट हेयर इज कंपैरेटिवली हाई। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, और इसकी जो विस्कोसिटी है यानी कि जो गाढ़ापन है वो भी बहुत क्या है, हाई है। बहुत हाई विस्कोसिटी है, बहुत ही गाढ़ा है, और उसके साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो आप खुद समझें, मान लीजिए ये कोई एक लिथोस्फेरिक प्लेट है, और इस लिथोस्फेरिक प्लेट से
अगर एसिडिक मैग्मा बाहर आने की कोशिश कर रहा है तो क्या ये आसानी से बाहर आ पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये राइज करेगा वैसे वैसे इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा और ये ठंडा हो जाएगा, और जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा वैसे ही यहां पे सॉलिडिफाई होने लगेगा। इसका मतलब यह है कि इसको बाहर आने के लिए बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ेंगे और उसके साथ साथ बहुत लार्ज स्केल पे प्रेशर डेवलप करना पड़ेगा। जैसे जैसे ये प्रेशर डेवलप होता रहेगा, एक वक्त एक दौर ऐसा आएगा जब दिस मैग्मा विल इरप्ट इन अ वेरी वायलेंट मैनर। तो यहां पे जब इरप्शन होता है तो बहुत ही वायलेंट इरप्शन यहां पे देखने को मिलता है। वायलेंट इरप्शन आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि आसानी से बाहर नहीं आ रहा, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव तरीके से, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव तरीके से ये इरप्शन होगा। क्योंकि क्योंकि ये मैग्मा इतना जल्दी ठंडा हो जाता है और क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने का मतलब है बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो मैग्मा ऊपर आया, जम गया, फिर मैग्मा नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, वो जमता जा रहा है, जमता जा रहा है। इस दरमियान व्हाट विल हैपन, उसके सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस के कारण यहां पे मैग्मा बाहर नहीं आ पा रहा, बट दिस मैग्मा हैज टू अप्लाई so much of pressure when it is available to come out. That's why the destruction or violent eruption will take place. Next, अगर हम बात करें वॉयलेंट इरप्शन के साथ, अगर इसका बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है तो जैसे ही बाहर आएगा वैसे ही ये मैग्मा क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई होने लगेगा। जैसे ही बाहर आएगा वैसे ही सॉलिडिफाई हो जाएगा। इसका मतलब जनरली जो माउंटेन्स के अंदर पीक्स मिलती हैं वो आपको कौन से मैग्मा की वजह से मिलेंगी, वो आपको एसिडिक मैग्मा के वजह से मिलेंगी। एंड लास्टली अगर आप देखें तो यहां पे ये कौन कौन सी सिचुएशन में एसिडिक मैग्मा बाहर आता है। जब भी आप कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री देखेंगे, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री देखेंगे, तब उस कन्वर्जेंट प्लेट के अंदर जिस मैग्मा का इरप्शन होता है उस इरप्शन के अंदर आपको एसिडिक मैग्मा दिखाई देगा। डन। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं बेसिक मैग्मा की, तो बेसिक मैग्मा एक ऐसा मैग्मा है जो कि जिसके अंदर हाई आयरन कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। जो आयरन का कंटेंट है दैट इज वेरी हाई, एंड आयरन के कंटेंट ज्यादा होने के कारण इस मैग्मा का कलर जो है वो क्या होता है, डार्क कलर होता है। और डार्क के साथ साथ इस मैग्मा के अंदर मेल्टिंग पॉइंट जो है दैट इज कंपैरेटिवली लेस। अब लोग बोलते हैं मुझे कि सर आयरन ज्यादा है और सिलिका उसमें ज्यादा है, बट मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा है इसका कम। जी हां, मेल्टिंग पॉइंट जो है एसिडिक मैग्मा का ज्यादा इसलिए है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो सिलिका है, सिलिका की प्रॉपर्टी है किस चीज के अंदर, पॉलीमराइज करने की, पॉलीमर्स बनाने की, यानी कि एक चेन बनाने की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आपको किसके अंदर दिखाई देगी, सिलिका के अंदर। उन चेन्स को तोड़ने के लिए यू नीड हाई टेम्परेचर, दैट इज व्हाई मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, और कंपैरेटिवली इसका मेल्टिंग पॉइंट कम दिखाई देगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट कम है तो ये थोड़ा फ्लूइडिक होता है, इसकी फ्लूइडिटी क्या है, ज्यादा है, यानी कि जब एक बार बाहर निकला तो बहुत दूर तक फ्लो करेगा। राइट, इसका मतलब भी मैं लिख देता हूं, फ्लो फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस, फ्लो फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस, लंबी दूरी तक ये फ्लो करता है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज द बेसिक मैग्मा। देन द इरप्शन हियर वुड बी साइलेंट, बहुत ही आराम से इरप्ट होगा, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत वायलेंट इरप्शन होने वाला है, नो इट्स नॉट लाइक दैट। बट जब ये फ्लो करेगा लॉन्गर डिस्टेंसेस तक और जब ये जमेगा तो क्या ये पीक्स बनाएगा या प्लेटूज बनाएगा, तो डेफिनेटली यहां पे ये प्लेटूज जनरली क्या फॉर्मेशन करता है, प्लेटूज का फॉर्मेशन होता है जनरली, और जनरली इसलिए लिखा है क्योंकि इसका एक एक्सेप्शन आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। और जब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री जब है, चाहे वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी थी, बट आप बोलोगे कि सर उसमें प्लेटू थोड़ी बना, उसमें तो माउंटेन बना, बट उसमें बच्चा बेसाल्टिक और ये बेसिक मैग्मा जब बाहर आया तब उस मैग्मा के बाहर आते ही वो संपर्क में आता है किसके, पानी के। उस पानी के संपर्क में आने के कारण उसका सॉलिडिफिकेशन हो जाता है जल्दी, इसलिए पीक बनते हैं। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री या जब हॉटस्पॉट जैसी एक्टिविटीज होती हैं तब कौन सा मैग्मा बाहर आता है, बेसिक मैग्मा। बेसिक मैग्मा को बसाल्टिक मैग्मा के नाम से भी जाना जाता है
और एसिडिक मैग्मा को अगर हम बात करें तो इसे ग्रेनाइटिक मैग्मा या इसे हम एंडेसाइटिक मैग्मा के नाम से भी जान सकते हैं। ग्रेनाइटिक मैग्मा या एंडेसाइटिक मैग्मा के नाम से भी जानते हैं। चलिए, हमारे जो तीनों कंपोनेंट्स थे उन कंपोनेंट्स को हमने कंप्लीटली क्या कर लिया है, फिनिश कर लिया। एक चीज यहां पे बता देता हूं, जब ये बेसिक मैग्मा बाहर आता है तब इसकी वजह से कुछ फिशर्स डेवलप होते हैं, यानी कि कुछ दरारें डेवलप होती हैं, उन दरारों से ये बाहर आता है। लेट्स से दिस इज द लिथोस्फेरिक प्लेट। इस लिथोस्फेरिक प्लेट से इफ मैग्मा इज ट्राइंग टू कम आउट, तो वो यहां पे बहुत ही छोटी 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 फिशर्स क्रिएट करेगा, दरारें क्रिएट करेगा, क्रैक्स क्रिएट करेगा, और उन क्रैक्स से बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से ये फ्लो करते हुए ऐसे प्लेटूज का निर्माण करता है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज साइलेंट इरप्शन। और यहां पे आपको दिखेगा जो एसिडिक मैग्मा है वहां पे आपको दिखेगा वॉयलेंट इरप्शन। तो जब ये बाहर आता है तो यहां पे आपको एक बहुत गहरा गड्ढा दिखाई देगा जिसकी वजह से बाहर आएगा, यानी कि ये वेंट क्रिएट करता है। ये क्या क्रिएट करता है, एक वेंट क्रिएट करता है, एक ओपनिंग क्रिएट करता है। यहां पे ये क्या क्रिएट कर रहा है, क्रैक्स क्रिएट कर रहा है, दरारें क्रिएट कर रहा है। तो दैट इज हाउ वी कैन सी द टाइप ऑफ मैग्मास एज वेल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट रिलेटेड टू द वोल्केनिक लैंडफॉर्म। अब वो दौर है जब हमें वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। अब इस लैंडफॉर्म को पढ़ने का एक सिचुएशन है, वो क्या कि जब भी आप इन लैंडफॉर्म्स को पढ़ें तब इसमें आप एक चीज देखेंगे कि जब भी कोई मैग्मा बाहर आ रहा है तो उस मैग्मा के, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मैग्मा हमेशा बाहर आ पाएगा। समटाइम्स दिस मैग्मा इज सॉलिडिफाइड इंटीरियर टू द अर्थ इवन। और जब अर्थ के इंटीरियर में ही सॉलिडिफाई हो जाता है तो उस वजह से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उन लैंडफॉर्म्स को हम इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स की संज्ञा देते हैं। उन्हें हम किसकी संज्ञा देते हैं, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, राइट। बट इंट्रूसिव लैंडफॉर्म का मतलब क्या है, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स का मतलब है व्हेन मैग्मा solidifies interior to the earth, solidifies interior to the earth, then we call it as intrusive landform। और इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं थोड़े समय में आपको बताऊंगा, जैसे कि लैंडफॉर्म्स के रूप में आपको दिखाई देगा बेथोलिथ, देन यू विल सी लेकोलिथ। लिथ हेयर मीन्स रॉक्स, क्योंकि जब मैग्मा जमेगा तो रॉक्स बनेंगी। देन यू हैव हेयर इज द लेपोलिथ, पेकोलिथ, सिल एंड डाइक। घबराना नहीं है, इन नामों को देख के बहुत आसानी से कवर हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स जिसे हम एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स की संज्ञा देते हैं। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स के अंदर व्हेन वी विल टॉक अबाउट, दीज आर दोज लैंडफॉर्म्स जिनका फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा जब भी मैग्मा बाहर आता है और बाहर आने के बाद सॉलिडिफाई हो जाता है। जैसे एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स में व्हेन वी विल सी, तो आपको कुछ डिफरेंट तरीके के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो लैंडफॉर्म्स यहां पे बनते हैं दे आर टर्म्ड एज वोल्केनिक पीक और वोल्केनिक कोन्स, वोल्केनिक पीक और वोल्केनिक कोन्स। अब जब वोल्केनिक पीक और वोल्केनिक कोन्स की बारी आती है ना, इनको भी फर्दर क्लासिफाई और कैटेगराइज कर सकते हैं। इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स आपको बनते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि सबसे पहला लैंडफॉर्म जो हम डिस्कस करेंगे दैट वुड बी शिंडर और ऐश कोन। देन सेकंड वुड बी द कंपोजिट कोन। थर्ड here would be the parasitic cone. Fourth here would be the parasitic cone, shield cone, the shield cone। ये चार कोन आपको वोल्केनिक पीक के अंदर दिखाई देंगे वोल्केनिक कोन्स के रूप में, ठीक है। ये चार पीक, चार कोन्स आपको दिखाई देंगे।
इसके साथ साथ यहां पे कुछ और लैंडफॉर्म्स भी बनते हैं, जैसे कि आपको दिखाई देगा यहां पे क्रेटर या कैल्डेरा, देन यू विल सी हॉट स्प्रिंग्स या गीजर्स, है ना। ये कुछ लैंडफॉर्म्स यहां पे बनते हुए दिखाई हमें देते हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स के रूप में। अब इन सब लैंडफॉर्म्स को हमने डिटेल में जानना है। पहले हम शुरुआत करेंगे एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स की। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स में जो सबसे पहला लैंडफॉर्म हमें देखना है दैट इज शिंडर कोन। जब शिंडर कोन की बारी आएगी तब ये एक ऐसा कोन होगा, एक ऐसा कोन, मान लीजिए ये कोई एक लिथोस्फेरिक प्लेट है और इस लिथोस्फेरिक प्लेट से मैग्मा बाहर आने की कोशिश कर रहा है, मैग्मा बाहर आने की कोशिश कर रहा है। बट होता यह है कि ये मैग्मा इतना जल्दी गर्म होकर जल्दी ठंडा होकर सॉलिडिफाई हो जाता है कि बाहर आ नहीं पा रहा। But what this magma is trying to do is applying a constant pressure on this plate. इस प्लेट के ऊपर कांस्टेंट प्रेशर लग रहा है, तो कुछ गैसेस बाहर आएंगी, जी हां। बट ये क्या प्लेट टूटेगी? हां सर, धीरे 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 ये प्लेट टूटने लगेगी। इस प्लेट के टूटने का कारण क्या है? क्योंकि जो नीचे से मैग्मा बाहर आने की कोशिश कर रहा है, दैट मैग्मा इज अप्लाइंग प्रेशर बीनीथ द प्लेट। प्लेट के नीचे प्रेशर लगाता जा रहा है। जैसे ही ये मैग्मा बाहर आएगा, जैसे ही ये प्रेशर क्रिएट होगा, मैग्मा से पहले यहां पे कौन बाहर आएंगे? छोटे 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 पार्टिकल्स, जो कि इस प्लेट के टूटे हुए टुकड़े होंगे। शिंडर कोन का मतलब, ये जो शिंडर है इसका मतलब ही क्या है? शिंडर का मतलब ही पायरोक्लास्टिक डेब्री है। पायरोक्लास्टिक डेब्री यानी कि इस पूरे के पूरे मैग्मा के अंदर, इस पूरे के पूरे कोन के अंदर मैग्मा बाहर आ ही नहीं रहा। ये सबसे खासियत, सबसे बड़ी खूबसूरती है शिंडर कोन की, कि यहां पे मैग्मा जो है वो बाहर नहीं आता है। मैग्मा बाहर नहीं आता, रादर व्हाट हैपेंस इज, जो ये पार्टिकल्स हैं ये थ्रो किए जाते हैं कहां पे? आसमान के अंदर। और ये पार्टिकल्स जब थ्रो होंगे तब धीरे 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 ये इस मैग्मा के जो ये कोन है, जो ये सेंट्रल वेंट है, इसके सराउंडिंग में आकर क्या होने लगेंगे? इसके सराउंडिंग में आकर डिपॉजिट होने लगेंगे। और ये जो डिपोजिशन है यहां पे आपको, ये जो डिपोजिशन आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, इस डिपोजिशन में क्या क्या होगा? इस डिपोजिशन में कुछ नहीं सर, पत्थर होंगे, छोटे छोटे टेफ्रा पार्टिकल्स, छोटे छोटे पत्थर हैं। बट क्या मैग्मा यहां पे है? नहीं। इसके अंदर एक लाइन लिखी जाती है जो कि जीसी लियोंग बहुत खूबसूरती से मेंशन करते हैं। वो कहते हैं कि इन दिस मैग्मा सेल्डम कम्स आउट। मैग्मा जो है वो बहुत ही रेयर चांस है कि मैग्मा बाहर आता है। मैग्मा सेल्डम कम्स आउट, तो बहुत कम चांस है कि ये मैग्मा बाहर आए। बट लार्जली दिस कोन इज बिल्ट, कोन जो है, दिस कोन इज बिल्ट फ्रॉम, दिस कोन इज बिल्ट फ्रॉम विच एक्टिविटी? दिस कोन इज बिल्ट फ्रॉम पायरोक्लास्टिक डेब्री, पायरोक्लास्टिक मटेरियल। जो ये स्टोन्स, पेबल्स हैं, उनसे मिलकर ये कोन बना हुआ है। इसी को हम शिंडर कोन की संज्ञा देते हैं। एक बात और मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं, वो ये है कि जब आप इस शिंडर कोन को देखेंगे तब आपको एहसास होगा कि अगर मैग्मा बाहर नहीं आ रहा तो क्या धीरे 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 ये पत्थर को हवाएं उड़ा के ले जाएंगी? बिल्कुल सही बात है सर, जो छोटे छोटे एशेज हैं, डस्ट हैं, वो तो उड़ जाएंगी। इसका मतलब ये है कि इनकी जो हाइट है, दे आर वेरी स्मॉल इन टर्म्स ऑफ देयर हाइट, स्मॉलर इन हाइट होते हैं। और एक मेटाफर यूज किया जाता है इनके लिए, वो मेटाफर ये है कि जैसे चींटी धीरे 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 छोटा सा पहाड़ बनाती है ना, वैसे छोटे छोटे पहाड़ ये आपको शिंडर कोन के रूप में दिखाई देंगे। जनरली ऐसे एरियाज जहां पे एसिडिक मैग्मा है, वहां पे आपको इनका प्रेजेंस दिखाई देगा। कारण क्या है? कारण ये है कि ये ऐसे मैग्मास हैं जिन मैग्मास का, ये ऐसे मैग्मास हैं जिन मैग्मास का सॉलिडिफिकेशन जल्दी हो जाता है और वो बाहर नहीं आ पाते। इसका जो फेमस शिंडर कोन है, दैट इज द पेरिक्यूटिन। पेरिक्यूटिन एक
शिंडर कोन है जो कि आपको दिखाई देगा मैक्सिको के अंदर। मैक्सिको के अंदर पेरिक्यूटिन शिंडर कोन, पेरिक्यूटिन शिंडर कोन दैट इज इन मैक्सिको। एक आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर भी दिखाई देते हैं। कुछ शिंडर कोन्स आपको कहां दिखाई देंगे? यूएसए के अंदर भी दिखाई देंगे। तो दीज आर दी शिंडर कोन्स। तो आप अपने दिमाग में याद रखेंगे एक चीज को कि यहां से कभी भी मैग्मा बाहर नहीं आता। बाहर आता है तो क्या? पाइरोक्लास्टिक मटेरियल, पाइरोक्लास्टिक डेब्री। चलिए, एक हो गया शिंडर कोन। अब आते हैं दूसरे कोन के ऊपर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। जो कॉम्पोजिट कोन है, यहां पे इसे हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इसको शिफ्ट कर देते हैं इधर, एंड देन विल टॉक अबाउट द कॉम्पोजिट कोन। कॉम्पोजिट कोन जो है, इसे हम एसिडिक कोन की नाम से भी जानते हैं, इसे एंडेसाइटिक कोन के नाम से भी जाना जाता है, इसे एंडेसाइटिक कोन के नाम से भी जाना जाता है। होता यह है कि मान लीजिए अगर कोई ये एक लिथोस्फेरिक क्रस्ट है, इस लिथोस्फेरिक क्रस्ट से अगर मैग्मा बाहर आने की कोशिश कर रहा है, तो ये मैग्मा जब बाहर आता है तब यहां पे सबसे पहले गैसेस रिलीज होंगी। गैसेस के बाद इस पूरी प्लेट को तोड़ा जाएगा। जब ये प्लेट टूटेगी तब इस प्लेट के टूटने के कारण आपको एक चीज दिखाई देगी कि यहां पे धीरे धीरे छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे हो गए हैं। बट ये तो पत्थर इकट्ठे हो गए, बिल्कुल सही बात है सर, ये सारे के सारे पत्थर आ गए। क्यों? क्योंकि जब ये मैग्मा निकलने की कोशिश करेगा तो पहले प्लेट को तोड़ेगा। तो सर ये तो अभी शिंडर कोन ही है। नहीं, यहां पे क्या होता है, मैग्मा इज एबल टू कम आउट, मैग्मा बाहर आ जाता है। अगर अब मैग्मा बाहर आ जाएगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये मैग्मा इन सब को क्या कर देगा? सॉलिडिफाई कर देगा। जो भी ये पत्थर थे, ये सारे के सारे पत्थर अब इसके अंदर क्या हो गए? जम गए, इसके अंदर जमा हो गए। तो अब एक बात बताओ मेरे दोस्तों कि क्या अब इसका इरोजन होगा? नहीं, दिस इज वेरी इजी टू बी इरोडेड। स्मॉलर हाइट्स क्यों है? क्योंकि इरोजन क्या हो जाता है? वेरी इजी, इरोजन इज इजी यहां पे। बट व्हेन इट कम्स टू द सॉलिडिफिकेशन, क्या यहां पे इरोजन हो पाएगा? नहीं। क्या ये जो मैग्मा है, दिस मैग्मा इज एक्टिंग एज अ ग्लूइंग एजेंट, ये क्या इसको जोड़ रहा है? जैसे इसको कॉम्पैक्ट कर रहा हो। यस सर, इसको ये क्या कर रहा है? कॉम्पैक्ट कर रहा है, राइट। और एक बात बताओ, यहां पे पहली लेयर किसकी है? डेब्री, ठीक है सर। दूसरी लेयर किसकी है? दूसरी लेयर है आपके पास मैग्मा की। अब मान लो कुछ समय बाद फिर ऐसी वोल्केनिक एक्टिविटी हुई, तब उस वोल्केनिक एक्टिविटी में सबसे पहले कौन निकलेगा? सर यही पाइरोक्लास्टिक डेब्री निकलेगा पहले। तो सर पाइरोक्लास्टिक डेब्री आ गया यहां पे, ये छोटे छोटे पत्थर वत्थर आ गए, ये जमा हो गए इस रीजन के अंदर, पत्थर वत्थर। एंड फिर कौन बाहर आएगा? सर फिर बाहर आएगा मैग्मा। तो क्या ये मैग्मा बाहर आया? बिल्कुल सही बात है सर, मैग्मा बाहर आया। तो क्या ये कॉम्पोजिट है? जी हां। किसका कॉम्पोजिट है? सर ये कॉम्पोजिट है दो चीजों का। वो दो चीजें कौन सी हैं? पहली है पाइरोक्लास्टिक मटेरियल और दूसरा है मैग्मा। पहली तो है पाइरोक्लास्टिक मटेरियल और दूसरा है सर मैग्मा। इन दोनों के कॉम्पोजिशन से ही इस मैग्मा का, इस कोन का निर्माण हुआ, जिसे आप कॉम्पोजिट कोन कहते हैं। दूसरा, क्या यहां पे लेयर्स हैं? बिल्कुल सही बात है, इसीलिए सर इसे हम स्ट्रेटोवोल्केनो भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सर ये ऐसा वोल्केनो है जहां पे स्ट्रेटा यानी कि लेयर्स दिखाई देती हैं, इसे स्ट्रेटोवोल्केनो भी कहा जाता है। अगर इस कॉम्पोजिट कोन को स्ट्रेटोवोल्केनो, पाइरोक्लास्टिक मटेरियल और मैग्मा के कारण कॉम्पोजिट वोल्केनो कहा जाता है, तो ऐसे केस में किस तरीके का मैग्मा बाहर आता है? सर यहां पे एसिडिक और एंडेसाइटिक मैग्मा बाहर आता है, इसीलिए हम इसे हम एसिडिक कोन या एंडेसाइटिक कोन के नाम से भी जानते हैं। सर इसके कोई एग्जाम्पल, ये जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, दिस टाइप ऑफ, ये इस तरीके का मैग्मा आपको दिखाई देता है, दिस इज समथिंग वी कॉल एज एसिडिक कोन।
जहां पे ये जो कोन बना है इसके नीचे कौन होंगे, इसके नीचे क्या है सर, स्ट्रेटोवोल्केनो के कारण यहां पे आपको लेयर दिखाई देगी पायरोक्लास्टिक मटेरियल या पायरोक्लास्टिक डेब्री की। एग्जाम्पल के रूप में अगर इसकी बात करें तो आपको बहुत सारे दुनिया के ऐसे वोल्केनो मिलेंगे जो कि कंपोजिट कोन्स होंगे। अगर एसिडिक मैग्मा यहां पे है तो क्या ये जनरली अगर देखा जाए तो ऐसी जगहों से मिलेगा जहां पे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। बिल्कुल सही बात है सर, जहां पे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होगी वहां पे आपको कंपोजिट कोन्स दिखाई देंगे। इन कंपोजिट कोन्स के एग्जाम्पल के रूप में सबसे पहला एग्जाम्पल कंपोजिट कोन का दैट इज माउंट वेसुवियस, माउंट वेसुवियस। सेकेंड एग्जाम्पल हेयर इज माउंट स्ट्रोम्बोली, माउंट स्ट्रोम्बोली, ये दोनों इटली के अंदर है। देन थर्ड एग्जाम्पल के अंदर आपको यहां पे दिख जाएगा माउंट फूजी, दैट इज ऑफ जापान। देन फोर्थ एग्जाम्पल के रूप में आपको यहां पे दिख जाएगा माउंट कारकातोआ, राइट, माउंट कारकातोआ, ये भी कहां है, ये इंडोनेशिया के अंदर है। देन अगले एग्जाम्पल के रूप में फिलीपाइंस का माउंट मेयोन, राइट। देन और एग्जाम्पल के रूप में आपको ओजस डेल सेलेडो, राइट। देन चिम्बराजो, या आप इसको ऐसे भी लिख दें केटोपाक्सी। ये सारे माउंट कौन से हैं, दीज ऑल माउंट्स आर दी कंपोजिट कोन। यहां पे आपको एक और दिखेगा दैट इज माउंट हुड, माउंट शास्ता ऑफ रॉकीज, हुड, शास्ता, एंड यहीं पे आप माउंट रेनियर भी लिख सकते हैं, माउंट पेले, ठीक है, ये भी लिख दें जो कैरिबियन आइलैंड्स पे आपको दिखाई देगा। These are certain mounts which are the composite cones. ठीक है। अब what happens is parasitic cone, थर्ड तरीके का कौन है पैरासाइटिक कौन। जैसा कि आपने देखा कि जो कंपोजिट कोन्स हैं दे आर रेजिस्टेंट टू इरोजन, दे आर रेजिस्टेंट टू इरोजन। क्यों रेजिस्टेंट है इरोजन के लिए, क्योंकि दे आर वेरी कॉम्पैक्ट, बहुत ही कॉम्पैक्ट हैं, बहुत ही हार्ड हैं, एंड मोर ओवर रेजिस्टेंट टू इरोजन के कारण दे आर दी हाईएस्ट वोल्केनोज। जो हाईएस्ट वोल्केनोज हैं दुनिया के वो आपको कंपोजिट वोल्केनो के रूप में दिखाई देंगे। बट अब ऐसा है कि इन वोल्केनोज के अंदर जो हाईएस्ट वोल्केनोज हैं हर बार मैग्मा बाहर नहीं आ पाता। दिस इज द प्राइमरी इवेंट थ्रू विच मैग्मा इज ट्राइंग टू कम आउट। बट ये प्राइमरी इवेंट से मैग्मा जब बाहर आ गया तब तो आ गया, समटाइम्स व्हाट हैपेंस, इस मैग्मा को बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती। इस वजह से मैग्मा इस पहाड़ के बीच में से कुछ सेकेंडरी इवेंट क्रिएट करता है। ये जो सेकेंडरी इवेंट क्रिएट होते हैं, ये जो सेकेंडरी इवेंट क्रिएट होते हैं, इन सेकेंडरी इवेंट से मैग्मा बाहर आने की कोशिश करता है, और जो बना हुआ माउंट है, जो बना हुआ माउंट है कंपोजिट माउंट या कंपोजिट कोन, उसके ऊपर अपना एक और कोन बनाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ पैरासाइटिक कोन। जैसे पैरासाइट को एक होस्ट चाहिए होता है ताकि वो उसे नुकसान पहुंचा सके, वैसे ही यहां पे ये जो कोन है ये पैरासाइटिक है। पैरासाइटिक का मतलब ये है कि ये एक ऐसा कोन है जो कि एक होस्ट माउंटेन के ऊपर, एक होस्ट कंपोजिट माउंटेन के ऊपर डेवलप होते हुए दिखाई देता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ पैरासाइटिक कोन। तो पैरासाइटिक कोन के बारे में बस आप एक चीज याद रखेंगे, वो है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, सेकेंडरी वेंट के थ्रू, सेकेंडरी वेंट के थ्रू इसका फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा। डन। इसका एग्जाम्पल माउंट वेसुवियस के ऊपर आपको, माउंट वेसुवियस के ऊपर आपको ऐसा दिखाई दे जाएगा, माउंट एटना के ऊपर आपको ऐसा दिखाई दे जाएगा। शील्ड कोन पे हम थोड़ी देर में आते हैं व्हेन वी विल टॉक अबाउट दी हॉटस्पॉट्स। तो पहले हम इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी समझने की कोशिश कर लेते हैं कि कहां कहां पे कौन कौन से वोल्केनोज हैं। जैसा कि मैंने नाम लिया था, यहां पे दिस इज द फिशर वोल्केनो, आप दरार देख पा रहे हैं, उस दरार से मैग्मा बाहर आ रहा है, दिस इज द फिशर वोल्केनो। टाइप्स ऑफ वोल्केनो के अंदर आप इससे पहले देखें, यहां पे मैं आपको कुछ
दिस इज द कॉम्पोजिट कोन और कॉम्पोजिट वोल्केनो, जिसे किस नाम से जानते हैं? स्ट्रेटो वोल्केनो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? स्ट्रेटो वोल्केनो के नाम से जानते हैं। यहां पे ये रहा, यहां से शुरुआत होती है। सबसे पहला शिंडर कोन, स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोन, जहां पे लार्जली प्राइमरीली कौन है? पायरोक्लास्टिक फ्रेगमेंट आपको दिखाई देते हैं। तो 1 पेजर नोट आपको साइड बाय साइड में प्रिपेयर करते हुए दे रहा हूं। जैसे ही ये पीडीएफ अपलोड होगी, यू कैन रेफर टू दोज स्लाइड्स एंड यू विल डेफिनेटली गेट थ्रू विद दिस एंटायर थिंग। देन सेकंड हियर, वोल्केनोज बोस्ट अ सिलेंड्रिकल शेप। ये सिलेंड्रिकल शेप आपको दिखाई दे रही है और बॉल लाइक क्रेटर होता है। जैसा ये क्रेटर है, क्रेटर इसको बोलते हैं जहां से ये मैग्मा बाहर आता है। ठीक है, इंटीरियर ऑफ दीज वोल्केनोज इज पर्टिकुलरली कैप्टिवेटिंग, adorned with shimmering glass like lava fragments। ऐसा कोई इतनी बड़ी भारी भरकम हमें याद रखने की जरूरत है नहीं। Cinder cone volcanoes stand out as the most common among the myriad of volcano types, notably smaller than their counterparts। बिल्कुल सही बात है, शॉर्ट लिव्ड इरप्शंस होते हैं, क्योंकि ये ऐसे इरप्शंस है जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्मा नहीं, पायरोक्लास्टिक मटेरियल आता हुआ दिखाई देता है। देन एग्जाम्पल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया पेरिक्यूटिन ऑफ मैक्सिको, फिर मैंने आपको एक और बताया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, हवाई के अंदर आपको दिख जाएगा, विजर्ड आइलैंड के अंदर और यूएसए में दिख जाएगा। इरप्शन प्रोसेस बिल्कुल एकदम आसान सा प्रोसेस है। सिक्वेंशियल गैस पहले बाहर निकलेगी, फिर अपवर्ड मूवमेंट होगा सिंडर्स यानी कि पायरोक्लास्टिक डेब्री का, फिर वो डिस्पर्स हो जाएंगे मटेरियल, और फाइनली जब लावा बाहर आएगा तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो वोल्केनो की साइड्स हैं वहां पे ये क्या हो जाएंगे? जम जाएंगे। बट लावा सेल्डम कम्स आउट हियर। लावा और मैग्मा में फर्क मैं पहले ही बता देता हूं, मैग्मा इंटीरियर में है, लावा बाहर है। लावा सेल्डम कम्स आउट, और यहां पे आप मैग्मा भी लिख सकते हैं, और इसके अंदर सेल्डम वर्ड बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है, क्योंकि जीसी लियोंग भी इसके बारे में यही वर्ड लिखता है। नेक्स्ट इज द कॉम्पोजिट और उससे पहले कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड वोल्केनो आर यूनिक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन दैट डेवलप फ्रॉम स्मॉलर वोल्केनोज ओवर टाइम। मतलब ये छोटे छोटे वोल्केनोज जब ओवर टाइम बनते हैं, जिसमें लावा का और पायरोक्लास्टिक दोनों का क्या होता है, आपको कॉम्बिनेशन दिखाई देगा, ऑल्टरनेटिंग लेयर्स दिखाई देंगी, राइट, प्रीडोमिनेंटली कंसिस्टिंग ऑफ द वन टाइप ऑफ मटेरियल। ठीक है, देन इसके बाद आप देखेंगे कॉम्पोजिट, ये एक ही जैसे वोल्केनोस हैं, ये टॉल कॉनिकल माउंटेन्स हैं, ये दे आर ऑफन कॉम्पोजिट वोल्केनोस आर बोर्न फ्रॉम मटेरियल्स द अर्थ एक्सपेल्स ड्यूरिंग इरप्शंस। They stand out due to their age, often being much older than the other volcano types. They are composite volcanoes created from multi-structures during different eruptions. Then यहां पे आप देख सकते हैं, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लेयर्ड है। द डिफाइनिंग ट्रेट ऑफ स्ट्रेटोवोल्केनो इज द कैल्डेरा। ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि हमने वहां लिखा हुआ है। ठीक है, द इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग कपल्ड विद द एक्सटर्नल चेंजेस फ्रॉम द एस्केपिंग मैग्मा कंटिन्यूअली रीशेप्स इट। ठीक है, यूरोप इरप्शन पैटर्न के अंदर हाईएस्ट होगा, while stratovolcanoes can exhibit consistent eruptions, they're infamous for some of history's most explosive events। बिल्कुल ठीक है। माउंट सेंट हेलेंस इन वॉशिंगटन, द रिनाउंड रिंग ऑफ फायर के अराउंड, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में लिखा है, माउंट स्ट्रोम्बोली, माउंट फूजी, माउंट वेसुवियस, है ना, ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको वहां पे पहले ही बता दिए हैं। सबसे पहले मैग्मा आता है, राइज करेगा, उसके बाद बहुत लार्ज स्केल पे क्या होगा, कौन सा इरप्शन होगा, दी पायरोक्लास्टिक डेब्री, देन मैग्मा विल कम आउट, देन इट विल सीज, है ना, ये पूरा प्रोसेस यहां पे चलता रहेगा। नेक्स्ट इज द शील्ड वोल्केनो, इसको हम अभी समझते हैं, और शील्ड वोल्केनो को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि ये कैसे बाहर आ रहा है। देन उसके बाद हम बिल्कुल खत्म हो जाएगा ये पूरा का पूरा एस्पेक्ट, डन। जो लैंडफॉर्म्स का भाग है वो खत्म हो जाएगा। मैं आपको ऊपर ले जाता हूं, यहां दिस इज द शील्ड कोन। शील्ड कोन के अंदर एक बात आपको याद रखनी है, वो क्या है? देखिए, शील्ड कोन जो है, दिस इज द कोन जहां पे बसाल्टिक मैग्मा और बेसिक मैग्मा जो है दैट इरप्ट्स आउट।
बेसिक मैग्मा का आपको यहां पे क्या दिखाई देगा, इरप्शन दिखाई देगा। बेसिक मैग्मा का इरप्शन आपको दिखाई देगा शील्ड कोन के अंदर। इसी वजह से मान लीजिए ये आपका कोई लिथोस्फेयर है, यहां पे जब ये बेसिक मैग्मा बाहर आता है तो ये बहुत लंबी दूरी तक फैलेगा, राइट। ये लंबी दूरी तक फैलता है। इसका प्रोसेस ये है, ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि आपको आज के बाद कभी डाउट ना आए। देखिए, मान लीजिए ये एक ओशेनिक प्लेट है, ये एक लिथोस्फेरिक प्लेट। इस लिथोस्फेरिक प्लेट के ऊपर, दिस इज एन ओशेनिक लिथोस्फेरिक प्लेट, ओशेनिक लिथोस्फेरिक प्लेट, ओशेनिक लिथोस्फेरिक प्लेट। और अगर ये ओशेनिक लिथोस्फेरिक प्लेट है तो इसके ऊपर क्या होगा बच्चा, इसके ऊपर पानी है। अब जब भी मैं ये पढ़ाता हूं शील्ड कोन, तब बच्चा मुझे कहता है कि सर आप बोल रहे हो कि यहां पे बेसाल्टिक मैग्मा बाहर आ रहा है, पर बेसाल्टिक मैग्मा तो फ्लो करता है, तो वहां पे तो प्लेटू बनना चाहिए, कोन क्यों बन रहा है? यही सबसे खासियत है इस वोल्केनो को समझने की। देखिए, जब भी मैग्मा बाहर आने की कोशिश करता है तो सबसे पहले ये ऐसे रीजन्स हैं जहां पे आपको दिखाई देंगे हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट्स के रूप में आपको सबसे पहला हॉटस्पॉट जो दिमाग में आता है दैट इज हवाई। जो हवाई आइलैंड्स हैं, यहां पे आपको हॉटस्पॉट्स दिखते हैं। इन हॉटस्पॉट्स के कारण ये मैग्मा राइज कर रहा है, राइज करते करते ऊपर आया। ऊपर आने के बाद जैसे ही मैग्मा कौन सा है, हॉटस्पॉट में मैग्मा सर हमेशा कौन सा होता है, बेसिक, या आपने पहले ही बताया है द मैग्मा वुड बी बसाल्टिक, राइट। या तो बेसिक मैग्मा होगा या बसाल्टिक मैग्मा। और बसाल्टिक बेसिक मैग्मा की क्या प्रॉपर्टी है सर, ये तो फ्लूइडिक होता है ना, तो ये तो बहुत लंबे समय तक, लंबी दूरी तक क्या करना चाहिए, फ्लो करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बट प्रॉब्लम ये हुई, जैसे ही ये बाहर आया वैसे ही आके इसका क्या हो गया, सॉलिडिफिकेशन हो गया। क्यों सॉलिडिफिकेशन हो गया? इट कम्स इन द कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर। किसके कॉन्टैक्ट में आ गया? ये कॉन्टैक्ट में आ गया पानी के। जैसे ही ये पानी के कांटेक्ट में आया, कांटेक्ट ऑफ वाटर, जैसे ही ये पानी के कांटेक्ट में आया, यू विल रियलाइज कि यहां पे आपको ये पीक बनता हुआ दिखाई देगा, ये पीक बनता हुआ दिखाई देगा। और जैसे जैसे ये माउंटेनियस पीक एक बार बाहर आ गए, कहां से, ये सरफेस से, ओशियनिक वाटर के सरफेस से बाहर आए। ओशियनिक सरफेस ऑफ जो वाटर का सरफेस है वहां से बाहर आए तो ये बन जाएंगे कुछ आइलैंड्स। और वो आइलैंड कौन सा होगा मेरे दोस्तों? वो आइलैंड होगा हवाई आइलैंड। अब जब ये आइलैंड बन गया तो इस तरीके का ये आइलैंड बन चुका है। अब एक बात बताओ, मैग्मा जब बाहर आएगा तब इस मैग्मा को पता है कि अब मेरे को बाहर जल्दी से जमना नहीं है ना, बट उसको दोनों तरफ स्लोप मिला हुआ है आइलैंड की वजह से। तो जब वो इस सेंट्रल विंड से बाहर आएगा तब ये दोनों साइड फैलेगा। इसी वजह से आपको यहां पे प्लेटू तो नहीं दिखाई देगा, बट दिखाई देगा एक कोन। बट ये जो कोन है, ये कोन क्या होगा, बहुत ही, ये कोन जो होगा बेटा, ये कोन ऐसा होगा, इसको मैं बना देता हूं। ये जो कोन है ये ऐसा कोन होगा जहां पे आपको बहुत ही लंबी दूरी तक फैलता हुआ मैग्मा दिखाई दे रहा है भले ही ये कोन लाइक स्ट्रक्चर, बट ये आपको दिखाई देगी वॉरियर की शील्ड की तरीके से। जैसे कोई वॉरियर अपनी शील्ड रखता है ना खुद को बचाने के लिए अपने यहां पे, वैसा ये कोन दिखाई देगा। इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, शील्ड कोन के नाम से जानेंगे। और ये जो शील्ड कोन होगा ना, ये कोन बहुत लंबी दूरी तक मैग्मा के फैलने के कारण होगा। इस वजह से दे आर लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ देयर एरिया। एरिया की टर्म्स में ये क्या होंगे, लार्जेस्ट होंगे। जबकि कॉम्पोजिट कोन्स जो थे वो क्या थे, हाईएस्ट थे। ये फैल रहे हैं, ठीक है। तो अब याद रखना कि ये प्लेटू क्यों नहीं बना, क्योंकि बेस में जो है इनके कोन है, आइलैंड बना हुआ है, पहाड़ बना हुआ है। इसकी वजह से अब जब लैंड पे आ गए हैं तो फिर इनको फैलना पड़ेगा। अगर ऊपर अभी तक पानी होता तो ये जमते रहते। और इसका जो एग्जाम्पल है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस शील्ड कोन इज मोना लोआ, राइट। मोना लोआ एंड मोना किया, ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको शील्ड कोन के रूप में दिखाई देंगे। दे आर द शील्ड कोन्स
अगर ये शील्ड कोन्स है ना बच्चा, तो इसका मतलब ये है कि यहां पे जो इरप्शन है वो बेसाल्टिक मैग्मा का है। अगर बेसाल्टिक इरप्शन है तो इरप्शन वुड बी साइलेंट इन नेचर। ये साइलेंट इरप्शन होगा, ये साइलेंट इरप्शन होगा। बट समटाइम्स यहां पे पानी अगर अंदर चला जाता है और केमिकल रिएक्शंस की वजह से समटाइम्स ये एक्सप्लोजिव हो जाता है, क्योंकि यहां पे कुछ केमिकल रिएक्शंस अगर वाटर के एंटर करने के कारण हो गई, केमिकल रिएक्शंस हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजिव हो जाएगा। बट जनरली क्या है, साइलेंट इरप्शन है। एरिया की टर्म्स में ये क्या है, बहुत ही वाइड है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर मान लीजिए ये है पानी का सरफेस, इस सरफेस के ऊपर ये फैलता जा रहा है इस तरीके से, तो आप ध्यान से समझना कि जो ये शील्ड कोन है इसके बेस में भी तो ये बहुत बड़ा एक पीक बना हुआ है। जनरली हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन, जिसकी हाइट है 8,848 मीटर। बट जब आप इस मोना लोआ और मोना किया को देखेंगे तब आपको एहसास होगा कि ये पानी के अंदर 6,000 और पानी के बाहर 4,000। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे सतह से ओशनिक प्लेट की सतह से देखेंगे तो ये 10,000 मीटर तक आपको दिखाई देगा। 6,000 मीटर इंटीरियर है, 4,000 मीटर सरफेस के बाहर है। तो ये इसकी असली कहानी है। इसी को शील्ड कोन के नाम से जाना जाता है। जनरली बसाल्टिक लावा जब बाहर आता है, अगेन आई एम रीआइटरेटिंग, जनरली जब भी बसाल्टिक मैग्मा बाहर आएगा इट विल फॉर्म द प्लेटूज। बट वेन एवर यू विल रियलाइज कि मैग्मा बाहर आ रहा है बसाल्टिक, बट वो हॉटस्पॉट के थ्रू किसी आइलैंड के ऊपर से आ रहा है, देन उसे हम किस नाम से जानेंगे, शील्ड कोन के नाम से जानेंगे। तो दिस इज डन। तो शील्ड कोन भी हो गया। अब इसके बाद रह गया क्रेटर, कैल्डेरा, हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर्स। देखिए, जब भी कोई मैग्मा बाहर आता है तब आप उस सिनेरियो के अंदर एक चीज रियलाइज करेंगे, ऐसे रीजन्स जहां पे कॉम्पोजिट मैग्मा बाहर आ रहा है या एसिडिक मैग्मा बाहर आता है, उस एसिडिक मैग्मा के कारण ये जो वोल्केनो है उसके माउथ पे एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। ये जो डिप्रेशन है उसके माउथ पे जो क्रिएट हुआ डिप्रेशन है, यानी कि गड्ढा जो बन जाता है, जो वेंट होता है उसे ही क्रेटर का नाम दिया जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज क्रेटर। इसे ही क्या बोलते हैं, क्रेटर। बट यहां पे एक बात ये ध्यान रखनी है, मैग्मा सीजेस टू एग्जिस्ट हेयर, मैग्मा सीजेस टू एग्जिस्ट हेयर। बेसिकली अब यहां पे वोल्केनिक एक्टिविटी क्या हो गई है, बंद हो गई है। और इस वजह से जो पहले वोल्केनो आए, उन वोल्केनो के कारण जो एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा बना, उसको हम बोलते हैं क्रेटर। उसको क्या बोलते हैं, क्रेटर। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, जो इनकी वॉल्स हैं, ये जो वॉल्स हैं क्रेटर की, इन क्रेटर की वॉल्स के अंदर अगर कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई एंड दीज वॉल्स विल फॉल डाउन, तब आप खुद समझिएगा तब क्या होगा। अगर ये वॉल का इतना हिस्सा भी गिर गया तो क्या यहां पे आपको इस क्रेटर का माउथ बड़ा होते हुए दिखाई देगा। यहां से अगर आप देखेंगे तो दिस विल बी द माउथ, जो कि और बड़ा हो गया। इसे बोला जाता है द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ क्रेटर इज समथिंग वी कॉल एज कैल्डेरा। इसे किस नाम से जानते हैं, कैल्डेरा के नाम से। और यहां पे अगर पानी आ गया तो यहां पे बन जाती हैं वाटर के एक्यूमुलेशन से, रेन वाटर के एक्यूमुलेशन से यहां पे कुछ बन जाती हैं लेक्स, जिन्हें हम बोलते हैं क्रेटर लेक या कैल्डेरा लेक, या हम इसे बोलते हैं कैल्डेरा लेक्स। ठीक है सर, ये भी डन हो गया। देन व्हाट इज द हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर्स। देखिए, हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर्स के साथ ऐसी कहानी है कि आप जब भी भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे जो अर्थ है, इस अर्थ की जो हीट है, इस हीट के कारण आपको ऐसी जगहें दिखाई देंगी जहां पे मान लीजिए दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड इस सरफेस ऑफ द अर्थ में यहां पे आपके पास पानी की प्रेजेंस थी। यहां पे क्या है, पानी है, यहां पे पानी है। और इस रीजन के अंदर मान लीजिए अगर कन्वेक्शन करंट एक्टिव है या मैग्मा ऊपर राइज करता है,
इस मैग्मा की राइजिंग और कन्वेक्शन करंट के कारण यहां की जो रॉक्स हैं, दीज रॉक्स आर गेटिंग हीटेड अप। ये जो रॉक्स हैं ये क्या हो गई हैं, धीरे धीरे ये रॉक्स क्या होने लगी, गर्म होने लगी। जब ये रॉक्स गर्म होने लगी तो उनकी वजह से जो ये एक्विफर है, जो ये अंडरग्राउंड वाटर है, जो ये पानी है, इस पानी के साथ क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगा। हीट एक्सचेंज जब होगा, और ये हीट कौन सी है, मैं तो इसको एक लाइन में बोल सकता हूं, दिस हीट इज नथिंग बट द जियोथर्मल हीट। ये कौन सी हीट है, जो हमारे धरती के अंदर की हीट है। वो कौन सी हीट है जो राइज कर रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द मैग्मा। और वो जैसे जैसे हीट राइज करती है वैसे वैसे ये जो पत्थर हैं ये सारे के सारे इसके संपर्क में आने के कारण क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। जब ये गर्म हो जाते हैं तब ये अपनी हीट प्रोवाइड करते हैं किसको, इस पूरे के पूरे पानी को। जब पानी को हीट मिलती है तब दिस वाटर बिकम्स वार्म। ये पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और गर्म पानी जो होता है वो हमेशा क्या होता है, लाइट। और लाइट होने के कारण ये गर्म पानी कहां पे आ जाता है दोस्तों, ये गर्म पानी आपको सरफेस पे आता हुआ दिखाई देता है। और इसे ही आप हॉट स्प्रिंग की संज्ञा कहते हैं। यही आपको क्या, यही क्या है, हॉट स्प्रिंग है। यही क्या है, हॉट स्प्रिंग है। और ये हॉट स्प्रिंग को हम गर्म पानी के कुंड बोलते हैं। ये वो रीजन में हमें पाए जाएंगे जहां पे गुड जियोथर्मल हीट की अवेलेबिलिटी है। जहां पे अच्छी जियोथर्मल हीट है वहां पे आपको ऐसे हॉट स्प्रिंग्स मिलेंगे। इसके एग्जाम्पल के रूप में इफ यू विल ट्रेवल समवेयर टू दी मणिकरण, मणिकरण अगर आप जाएंगे तब वहां पे आपको ऐसा बहुत बढ़िया गर्म पानी का कुंड मिलेगा। एंड इन फैक्ट वाटर इज सो हॉट देयर, इफ यू विल प्लेस सम बैग ऑफ अ राइस, दैट राइस विल बी कुक्ड इन अ मिनट। दिस इज व्हाट द हीट ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। एंड मोर इंपॉर्टेंटली मणिकरण का जो ये पूरा छोटा सा शहर है वो सारा का सारा शहर उसी जियोथर्मल हीट से ही क्या है, हीटेड अप है, वार्म किया जाता है। क्योंकि पहाड़ों में वो रीजन है जहां पे ठंड होती है, तो वहां पे जो सिटी हीटिंग है दैट इज बीइंग डन फ्रॉम दिस जियोथर्मल हीट। ऐसे ही आपको लद्दाख के अंदर एक जगह मिलेगी दैट इज पुगा वैली। वहां पे आपको ऐसे बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के कुंड दिखाई देंगे। थर्ड, ऐसे ही आपको गर्म पानी का कुंड वेन एवर यू विल विजिट बद्रीनाथ टेम्पल, तब बद्रीनाथ में भी दिखाई देगा। देर इज अ प्लेस इन छत्तीसगढ़ दैट इज तत्ता पानी। ये जो जगह है यहां पे भी आपको गर्म पानी का कुंड दिखाई देता है। ऐसे ही नर्मदा, सोन और तापी, नर्मदा, सोन और तापी, इस बेल्ट के अंदर आपको बहुत सारे गर्म पानी के कुंड मिलते हैं, जिसे सोन, नर्मदा, तापी यानी कि सोनाटा बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। These are the regions where geothermal heat is available to the large extent. And moreover, one more thing that I must tell you, these गर्म पानी के कुंड जो हॉट स्प्रिंग्स हैं, they do contain certain bacterias. इनके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि स्किन डिजीजेस को क्योर करने के कारण बहुत फेमस हैं। राइट, स्किन डिजीजेस को क्या करते हैं, क्योर करते हैं। इसीलिए इनकी मान्यता भी बढ़ जाती है और ऐसा कहा जाता है कि बद्रीनाथ और ये जितने भी माइथोलॉजिकल प्लेसेस हैं, इफ यू विल गो देयर एंड इफ यू विल बेथ इन दैट पर्टिकुलर हॉट स्प्रिंग, योर skin diseases will be cured. So this is the aspect of hot spring which is also related to what we call as volcanic activity. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, लेट्स से यहां पे जब आप इस स्ट्रक्चर को देख पा रहे हो तो इस स्ट्रक्चर के अंदर यू रियलाइज अ फैक्ट, इस स्ट्रक्चर के अंदर यू रियलाइज अ फैक्ट दैट ये पानी गर्म होके बाहर आ सकता है और धीरे धीरे यहां पे कन्वेक्शन करंट चलते हैं और गर्म पानी ऊपर आ जाता है। बट मान लीजिए इस स्ट्रक्चर के ऊपर बिल्कुल मैंने अगर इसको बंद कर दिया, इसको अगर बंद कर दिया और पानी बाहर ना आ पाए, इसको बंद कर दिया और पानी बाहर ना आ पाए, तो क्या ऐसा होगा कि ये पानी धीरे 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 स्टीम में बदल जाएगा? जी हां, फिर स्टीम से वो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करके एकदम एक एक यू कैन से फाउंटेन के रूप में बाहर आएगा। जब ये पानी जब ये पानी फाउंटेन के रूप में बाहर आता है, देन इट इज टर्म्ड एज, व्हेनेवर दिस वाटर विल कम इन द फॉर्म ऑफ अ फाउंटेन, लेट मी फाइंड अ प्लेस वेयर आई कैन राइट इट। एनीवेज, चलो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं एंड देन
ऑलराइट, तो थोड़ा सा ग्रेट। तो नाउ व्हेन यहां से जब पानी यहां से जब पानी फाउंटेन के रूप में बाहर आएगा, देन दिस इज टर्म्ड एज वाटर ejects in the form of fountains. Water ejects in the form of fountain, then it is termed as geyser. और ऐसी जो जगह हैं दुनिया में बहुत ही कम लोकेशंस हैं जहां पे आपको गीजर्स दिखाई देंगे. There are only 3 major locations in the world where geysers are found, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट is येलोस्टोन नेशनल पार्क ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है, यहां पे आपको एक गीजर दिखाई देता है जिसका नाम है ओल्ड फेथफुल गीजर. ओल्ड फेथफुल गीजर, और ये बहुत ही फेमस गीजर है, राइट. एंड सेकेंडली आपको गीजर्स दिखाई देंगे आइसलैंड के अंदर, एंड सम ऑफ द गीजर्स यू कैन फाइंड इन न्यूजीलैंड, राइट. ये 3 मेजर ऐसे देश हैं जहां पे गीजर्स की संख्या आपको दिखाई देगी. अदरवाइज वर्ल्ड के अंदर जो गीजर्स हैं उनका प्रेजेंस कंपैरेटिवली कम है. एक बात और यहां पे मैं बताना चाहता हूं, वो ये है कि जब गीजर्स में पानी आता है, जब ये फाउंटेन के रूप में बाहर आता है, तब इस फाउंटेन के अंदर ऐसा नहीं है कि ये कॉन्टिन्यूसली फाउंटेन चलता जा रहा है. पहले एक बार हीट इकट्ठी हुई, जो स्टीम बना, प्रेशर क्रिएट किया, बाहर आ गया, फिर नीचे धीरे धीरे स्टीम बनेगी, फिर कुछ समय बाद बाहर आ गया. तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये इंटरमिटेंट होते हैं. इंटरमिटेंट का मतलब बीच बीच में रुक रुक के ये पानी बाहर आएगा इन द फॉर्म ऑफ अ फाउंटेन. दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज द गीजर्स, राइट. सो दीज आर मेजरली द लैंडफॉर्म्स दैट वी हैव डिस्कस्ड: क्रेटर, कल्डेरा, हॉट स्प्रिंग, गीजर्स, सिंडर कोन, कॉम्पोजिट, पैरासाइटिक, शील्ड कोन. यहां पे एक और आता है लैंडफॉर्म जिसको प्लग कहते हैं. प्लग कुछ नहीं है, जैसे कि अगर मैग्मा बाहर आ गया और बाहर आके बहुत जल्दी सॉलिडिफाई हो गया, कोई माउंटेन नहीं बना, बस एक वर्टिकल रूप में आपको एक दीवार दिखाई देगी, और उसका फॉर्मेशन इसलिए हो गया क्योंकि मैग्मा इतना ज्यादा एसिडिक था, उसकी फ्लूइडिटी बिल्कुल भी नहीं थी, और वो किसी भी तरीके से फ्लो किया ही नहीं. जैसे बाहर आया वैसे ही वर्टिकली क्या हो गया, एकदम सॉलिडिफाई हो गया. ऐसे प्लग्स आपको कैरेबियन आइलैंड्स के अंदर दिखाई देंगे, राइट. सो नाउ लेट्स कम बैक टू दिस एंटायर स्लाइड्स एंड विल सी व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ. जहां तक हम कर चुके हैं, शील्ड वोल्केनोज आर डन, एंड इन दीज शील्ड वोल्केनोज आई हैव गिवन यू द एग्जांपल्स एज वेल. मोना लोआ, मोना किया आर दी शील्ड वोल्केनोज. एंड लावा कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम बात करें, इट्स नॉट एज विस्कस एज, अरे ये विस्कस लावा नहीं है. इसका मतलब यहां पे लावा कौन सा है, बेसिक लावा बाहर आता है. दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर. फेयर इनफ. सो चलें, दीज आर दी वोल्केनोज. आइसलैंड के अंदर आपको मैंने बता दिया, दीज वोल्केनोज कैन बी फाउंड. उसके बाद वोल्केनोज को इनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई किया जाता है. कुछ वोल्केनोज ऐसे होते हैं जिन्हें हम एक्टिव वोल्केनोज कहते हैं, जो कि पिछले 1 लाख सालों के अंदर बहुत ही एक्टिवली इरप्ट होते जा रहे हैं. उनको हम क्या कहते हैं, एक्टिव वोल्केनो कहते हैं. बट ऐसा नहीं है कि हम इसकी कोई गारंटी दे दे कि ये हमेशा एक्टिव ही रहेंगे. डिपेंड करता है, अगर मैग्मा चैम्बर में से मैग्मा खत्म हो गया तो उसकी एक्टिव जो वोल्केनो है वो एक्टिव नहीं रहेगा. वन थिंग. सेकंड ये भी है कि वो एक्टिव वोल्केनो कुछ समय बाद ऐसा हो सकता है कि थोड़े समय के लिए शांत हो जाए, एक्टिविटी नहीं हुई. तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो इसमें याद रखनी है आपको. बट हाँ, ये है कि जो रिसेंट टाइम्स में अगर इनका इरप्शन हुआ है, देन वी कॉल इट एज एन एक्टिव वोल्केनो. ठीक है, बहुत सारे एक्टिव वोल्केनो है. माउंट किलुआ जो आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, दिस माउंट किलुआ इज ऑन हवाईयन आइलैंड. ये जो आपने मोना लोआ और मोना किया पढ़ा, उसके साथ ही माउंट किलुआ भी है. ये अभी रिसेंटली इरप्ट भी हुआ है. ठीक है, जैसे मेडिटेरेनियन सी के अंदर अभी इटली में एक वोल्केनो एक्टिवेट हुआ था, दैट वाज कैंपे फ्लेग्रे, राइट. कैंपे फ्लेग्रे जो वोल्केनो है, दिस इज एन एक्टिव वोल्केनो, है ना. इसके बाद आता है डोरमेंट. डोरमेंट का मतलब है अभी कुछ सालों से, मतलब पिछले 20-30 हजार सालों से इनके अंदर कोई इरप्शन नहीं देखा गया, उनको हम डोरमेंट कह देते हैं.
बट ऐसा जरूरी नहीं है कि डोरमेंट हमेशा डोरमेंट रहेगा। जैसे भारत के अंदर आप देखते हैं एक वोल्केनो है, दैट इज बैरन आइलैंड। बैरन वोल्केनो के अंदर ऐसा देखा गया कि पहले वो डोरमेंट था, काफी समय तक इरप्शन नहीं हुआ, बट फिर कुछ समय बाद देखा कि 20-30 हजार साल बाद वो अभी 2018 में इरप्ट हो गया। अब उसको मैं एक्टिव वोल्केनो कहता हूं, पहले मैं उसको क्या कहता था, डोरमेंट वोल्केनो। तो डोरमेंट का मतलब है इन रिसेंट टाइम्स, पास्ट में कोई एक्टिविटी, रिसेंट एक्टिविटीज आपको दिखाई नहीं देती। देन वी कॉल इट एज अ डोरमेंट वोल्केनो। एंड फाइनली वी हैव द एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्सटिंक्ट वोल्केनो का मतलब है अब वहां पे वोल्केनिक एक्टिविटी मेरे दोस्तों क्या हो चुकी है, कंप्लीटली खत्म, और उनको हम क्या कहते हैं, और वहां पे इरप्शन होने के चांसेस भी अब नहीं है, उन्हें हम एक्सटिंक्ट वोल्केनो के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वोल्केनिक इरप्शंस के हिसाब से हमने इसको देख लिया, यहां पे टाइम के हिसाब से देख लिया। फिर उसके हिसाब से अगर हम थोड़ा सा इनके इरप्शन के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड करें, तो हर जगह पे अपने अपने तरीके का वोल्केनिक इरप्शन आपको दिखाई देता है। लेट्स सी इफ वी टॉक अबाउट द आइसलैंड। जैसा कि मैंने बताया ना, आइसलैंड एक ऐसा एरिया है जहां पे लार्ज स्केल पे वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। तो उन इरप्शंस में आपको आइसलैंडिक इरप्शन का नाम दिया जाएगा। और आइसलैंड एक हॉटस्पॉट है। अगर वो हॉटस्पॉट है तो वहां पे लावा कौन सा होगा बच्चा, वहां पे बेसाल्टिक लावा आपको दिखाई देगा। सिमिलरली अगर हवाईयन आइलैंड्स हैं तो वैसे ही इरप्शंस आपको वहां पे हवाई में भी दिखाई देंगे। व्हाई इज इट सो? जस्ट बिकॉज ऑफ अ फैक्ट दैट हवाईयन आइलैंड इज आल्सो द हॉटस्पॉट। और वहां पे शील्ड कौन बना, तो कैसा इरप्शन होगा, कैसा लावा होगा, दैट इज सिमिलर टू द आइसलैंडिक। एंड शील्ड कौन बनाएगा, जहां पे लावा फ्लो इज समथिंग वी कॉल एज बेसाल्टिक इन नेचर। देन वी हैव स्ट्रोम्बोलियन। स्ट्रोम्बोलियन का मतलब जो माउंट स्ट्रोम्बोली था, जो कंपोजिट कोन्स थे, जहां पे इरप्शन थोड़ा सा एक्सप्लोसिव होगा, बट दीज इरप्शंस इन्वॉल्व मॉडरेट बर्स्ट दैट रिलीज क्लॉट्स ऑफ ग्लोइंग लावा इन स्मॉल फ्रीक्वेंट आउटबर्स्ट। The continuous activity has earned some of these volcanoes। और धीरे धीरे continuous activities होती हैं, moderate level पे bursting है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा explosion है, moderate है, बट ऐसा भी नहीं है कि जितने शांत ये आइसलैंडिक लावाज हैं उतना ये होगा, नो। इसीलिए माउंट स्ट्रोम्बोली को लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन भी कहते हैं, क्योंकि बहुत धीरे धीरे ये हर बार कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, तो लाइट हाउस इसको बोला जाता है। देन वल्केनियन involve a moderate explosion of gas mixed with volcanic ash forming dark turbulent clouds। ऐसे वोल्केनोज जहां पे मॉडरेट एक्सप्लोजन है बट उसके साथ साथ टर्बुलेंट क्लाउड्स का डेवलपमेंट होता है, देन इट इज टर्म्ड एज वल्केनियन। देन पीलियन, ये मैंने पहले भी बोला, माउंट पेले, जहां पे बहुत ही ज्यादा जो मैग्मा है वो एसिडिक है, इतना एसिडिक है कि जम जाता है। और अगर एक एसिडिक मैग्मा बहुत ही ज्यादा एसिडिक है, यानी कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई है, बाहर नहीं आ पा रहा, बट जिस दिन बाहर आएगा भाई साहब वो बहुत ही एक्सप्लोसिव इरप्शन के साथ बाहर आएगा, दैट इज द पीलियन वोल्केनो। प्लीनियन अगर हम बात करें तो ये ऐसे वोल्केनोज हैं जिनमें जेट ब्लास्ट होता है, गैसेस जो हैं वो बाहर आती हैं, एंड दीज इरप्शंस कैन बी सो इंटेंस that their clouds reach the stratosphere। ये ऐसे वोल्केनोज हैं जहां पे बहुत ही डार्क क्लाउड्स, जो थिक क्लाउड्स बनते हैं और बहुत हाई तक स्ट्रेटोस्फेयर तक रीच करते हैं। ऐसा माउंट वेसुवियस में हुआ भी, और इसकी वजह से आपको इन 79 सी विच लेड टू द डिमाइस ऑफ द रोमन स्कॉलर प्लिनी द एल्डर, इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, प्लीनियन के नाम से जाना जाता है। प्लीनियन, पीलियन, स्ट्रोम्बोलियन, वोल्केनियन, आइसलैंडिक एंड हवाई, 6 तरीके के ये वोल्केनिक इरप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, वोल्केनो का कैटेगराइजेशन है। देन 3 तरीके से कैटेगराइजेशन देखा है वोल्केनो का। पहला तो हमने कॉम्पोजिट कॉन्स और उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा, दूसरा उनके इरप्शन के अकॉर्डिंग देखा, तीसरा उनके टाइम के अकॉर्डिंग कि वो एक्टिव है या डोरमेंट है या एक्सटिंक्ट है। ठीक है, इसके बाद अगर वोल्केनिक ओपनिंग्स की बात करें तो हम पहले ही बात कर चुके हैं फिशर वेंट्स की, जिसको आप वोल्केनिक सिल्ट, यानी कि अब वेंट है, फिशर है, यानी कि दरारें हैं, उन दरारों से क्या बाहर आना है, लावा बाहर आना है। ठीक है, और ये जो दरारें हैं ये जनरली क्रिएट किए जाएंगे किसकी वजह से, बसाल्टिक की वजह से। और आप अगर आपने जो मेजर स्लाइड है उसके अंदर देखेंगे तो यू विल फाइंड दिस आइडिया एज वेल। बट जो सेंट्रल वेंट, जो इस तरीके के सेंट्रल वेंट क्रिएट होते हैं,
यहां पे कैसा मैग्मा बाहर आता है, यहां पे एसिडिक मैग्मा बाहर आता है, उसे हम सेंट्रल वेंट के नाम से जानते हैं। दे आर दी सेंट्रल वेंट, जनरली द मैग्मा वुड बी एसिडिक इन नेचर। देन उसके बाद हम बात करेंगे एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स में क्रेटर्स एंड कल्डेरास की, विच वी आर डन विद। क्रेटर्स आर सर्कुलर डिप्रेशंस जिनकी जो डायामीटर है वो 1 किलोमीटर से कम है। कल्डेरास थोड़े बड़े होते हैं। मैग्मा के प्रोसेस के बाद जो भी माउथ है वहां से जब डिप्रेशन क्रिएट होता है तब इन क्रेटर्स का फॉर्मेशन होता है। कभी कभी यहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज्यादा दिखाई देता है। क्यों वेजिटेशन ज्यादा दिखाई देता है? क्योंकि सॉइल जो है वो वोल्केनिक है और उस वोल्केनिक सॉइल की फर्टिलिटी ज्यादा है। देन यहां पे आपको पानी का एक्यूमुलेशन दिखाई देगा, तो उसकी वजह से ये जो क्रेटर्स हैं, दीज क्रेटर्स विल बिकम क्रेटर लेक्स एंड सिमिलर थिंग कैन हैपन विद द कैल्डेरास एज वेल। देन आते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स के ऊपर, विच इज वेरी वेरी इजी टू कॉम्प्रिहेंड। भले ही नाम बड़े बड़े डिफिकल्ट हो, बट इन इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स के जो याद रखने के प्रोस्पेक्ट्स हैं वो बहुत ही आसान है। वो क्या है? हमें हर लैंडफॉर्म की जो स्ट्रक्चर है उसे याद रखना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे बॉटम मोस्ट पार्ट पे अगर मैग्मा सॉलिडिफाई हो गया, बिल्कुल बॉटम ऑफ दिस एंटायर, पहली बात तो इंट्रूसिव इसलिए क्योंकि ये इस सरफेस से इंटीरियर में जाके क्या होते हैं? सॉलिडिफाई होते हैं। बॉटम मोस्ट पार्ट पे अगर मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, देन इट इज समथिंग वी कॉल एज बेथोलिथ। इसे बोलते हैं बेथोलिथ। और ये याद कैसे रखते हैं हम? लिथ का मतलब है रॉक, क्योंकि जब मैग्मा सॉलिडिफाई होगा तो रॉक बनेगी, नो डाउट। बेथो का मतलब है एट द बॉटम मोस्ट पार्ट, सो बेथोलिथ वुड बी एट बॉटम। सिल जो आपको दिखाई देगा वो होगा हॉरिजॉन्टल पार्ट में अगर मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन हो जाता है। तो ऐसी शेप, ऐसे स्ट्रक्चर क्यों डेवलप होते हैं? उसका एक कारण है। द रीजन इज कि जब हम इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर रॉक्स का स्ट्रक्चर देखेंगे तो मैग्मा अगर बाहर आने की कोशिश कर रहा है तो मैग्मा विल फ्लो थ्रू दीज रॉक्स, एंड जिस तरीके से मैग्मा को स्पेस मिलेगा चलने का, उसी तरीके से वो सॉलिडिफाई होके एक नए स्ट्रक्चर का निर्माण करेगा। अगर मैग्मा को स्पेस मिलता है कि वो सीधा हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करे और फिर वहां जाके सॉलिडिफाई हो जाए, देन यू विल सी द फॉर्मेशन ऑफ अ सिल लाइक दिस। But sometimes what happens, magma is not getting the space to move horizontally, rather it is moving up. Then it is termed as a dike. तब हम इसे क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं। फिर अगर मैग्मा ने एक सोशर शेप बना लिया या एक सोसर शेप बना लिया इस तरीके से, then it is termed as लेपोलिथ। then it is termed as लेपोलिथ। अगर ये एक डोम शेप बना लेता है, then it is termed as लेकोलिथ। और अगर इसने कोई वेवी फॉर्म बनाया, इस तरीके से मैग्मा आके सॉलिडिफाई हो गया, देन इट इज टर्म्ड एज फेकोलिथ। तो यहां पे आपको शेप याद रखनी है। फेकोलिथ इज वेवी, सिल इज हॉरिजॉन्टल, डाइक इज वर्टिकल, लेपोलिथ इज सोसर शेप। जो यहां पे गलत लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, लेपोलिथ इज सोसर शेप, दिस इज लेपोलिथ एंड दिस वन इज लेकोलिथ, राइट? डोम शेप इज द लेकोलिथ। डन। चले अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बेथोलिथ हम बता रहे हैं, ये एनॉर्मस रॉक फ्रेगमेंट से फॉर्मेशन से बने हुए हैं। सबसे नीचे बॉटम मोस्ट पार्ट पे सरफेस पे बनते हैं, और जब डेन्यूडेशन यानी कि इरोजन होता है तब ये बाहर आ जाते हैं। ये जो ह्यूज मैग्मा का चैम्बर है उसके कोर का भाग है, और जब भी इरोड होगा तो सरफेस के ऊपर आपको इनका प्रेजेंस दिखाई देगा। अगर इनकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो ऐसा मैग्मा जो बाहर बिल्कुल नहीं आ पा रहा वो कैसा होगा सर? एसिडिक और ग्रेनाइटिक ही होगा। बिल्कुल सही बात है ना? और मैग्मा चैम्बर के रेमिनेंट्स के रूप में इनको देखा जाता है। देन लेट्स कम टू द लेकोलिथ। लेकोलिथ एज आई हैव मेंशन्ड, ये एक ऐसा है जहां पे आपको बेस लेवल से एक कंडुइट और ऊपर एक डोम दिखाई देगा। इस तरीके से एक डोम और नीचे से एक बेस पे पाइप का अटैचमेंट दिखाई देगा, राइट? सो यहां पे आप देख पा रहे हैं एक पाइप है जो कि इसको कनेक्ट करती है, और ये किस तरीके से दिखाई देते हैं? वोल्केनिक डोम के तरीके से दिखाई देते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल एज लेकोलिथ। इसीलिए मैंने बोला था यहां पे दिस इज लेपोलिथ एंड दिस वन इज द लेकोलिथ। दिस वन इज द लेकोलिथ। देन
फिर आ जाए लेपोलिथ के अंदर। लेपोलिथ के अंदर हम देखेंगे तो इनका जो शेप है दैट इज सोसर शेप है, और ये आपको दिखाई दे गया यहां पे। जहां पे भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनको जगह मिलेगी वो उस तरीके से वीक प्लेन में ट्रेवल करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो इसको हमने बोला लेकोलिथ, लेपोलिथ। फिर आता है फेकोलिथ। जैसे कि मैंने बोला वेवी शेप जो होगा दैट वुड बी लेपोलिथ, जहां पे सिंक्लाइन एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन एंटीक्लाइन जैसी शेप्स आपको दिखाई देती हैं। सिल्स मतलब when lava is horizontally solidifying then it is termed as a sill। और उसके साथ साथ डाइक इज द वर्टिकल एस्पेक्ट। और pseudo volcanic features are topographic structures that resembles volcanic forms but are of non volcanic origin। और इसमें आपको क्या दिखाई देते हैं? मीटियोराइट क्रेटर्स। अगर एक बहुत बड़ा क्रेटर आके स्ट्राइक किया, बहुत बड़ा मीटियोराइट आके स्ट्राइक किया और गड्ढा हो गया उसमें, जैसे आपको लोनार लेक है, दिस लोनार लेक ऑफ बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, दिस लेक इज द लेक which is formed by the meteorite impact, बट ऐसा लगता है कि जैसे वोल्केनिक एक्टिविटी हुई थी और क्रेटर बना होगा, इसलिए उसे स्यूडो वोल्केनिक बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ मड वोल्केनोज होते हैं जो कि लगता है कि some mud volcanoes are formed not from volcanic activity but from the other processes, जहां पे आप पेट्रोलियम बियरिंग जो रॉक्स होती हैं उनकी वजह से ऐसे इरप्शंस दिखाई आपको देते हैं। दिस इज these are what we call as the pseudo volcanic structure। उसके बाद जियोथर्मल फीचर्स में हॉट स्प्रिंग एंड गीजर्स वी हैव डिस्कस्ड, एंड देन गीजर और हॉट स्प्रिंग का डिफरेंस आपके सामने है। और इसके बाद आपको मैंने बता दिया है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे है। दिस इज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, और इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर आपको पैसिफिक प्लेट में बहुत सारे वोल्केनो दिखेंगे। दिस इज द रीजन ऑफ मिड ओशियनिक रिज जहां पे वोल्केनो दिखेंगे। ये मेडिटेरेनियन सी का रीजन है जहां पे वोल्केनो दिखेंगे। तो भले ही 120 स्लाइड्स हो, बट वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दीज स्लाइड्स, जहां पे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर और उसके साथ साथ रीजन्स फॉर हिमालयाज हैविंग नो वोल्केनोज, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एंड फाइनली द इंपैक्ट्स ऑफ दीज वोल्केनोज दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। बट वोल्केनोज का एक हजार्ड मैनेजमेंट भी जरूरी है, जिसके अंदर हमें चाहिए कि पहली बात तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग भारत में इतने वोल्केनोज नहीं है, इसीलिए वोल्केनोज आर नॉट बिग डिजास्टर एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड। बट सबसे बड़ी बात है कि अगर कहीं पे भी वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं तो उसका प्लानिंग, उसके लिए पब्लिक अवेयरनेस, उसके लिए प्रिपेयर्डनेस, उसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम, हजार्ड और रिस्क मैपिंग, पब्लिक इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सिस्टम डेवलप करना, टाइम पे जस्ट आफ्टर द डिजास्टर इवैक्यूएशन करना, इमीडिएट रिस्पॉन्स एंड रिलीफ प्रोवाइड करना, और फाइनली रिकवरी करने के बाद रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन इस अकॉर्डिंग करना कि उस एरिया में अगर वोल्केनिक एक्टिविटी का थ्रेट है तो उससे हम बच सके। एंड डेवलपमेंट मस्ट बी इन अ सस्टेनेबल मैनर। सो जब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट विल डेफिनेटली लीड टू द प्रोस्पेक्ट्स वी कॉल एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जिसको हम बोलते हैं डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। बट हमें इस डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं, डिजास्टर रिस्क को भी मैनेज करना है, which is what we call as a comprehensive approach to deal with any kind of disasters. I hope you liked it, guys. Thank you so much. We'll see you next time with another beautiful lecture. Goodbye.